आप सभी को सादर नमन, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज हम स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य यानी कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। इसके साथ हम पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करेंगे, लेकिन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का हम सेपरेट वीडियो लेंगे, क्योंकि यही लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम हिंदी में स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, यही अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है, और ख़ासकर हिमाचल के परिवेश में उन्होंने काफ़ी डिटेलिंग करी है, रिसर्च करी है। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 एसडीजी को लेके, और इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जिन जिन को इंटरेस्टेड, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर जाएं एक बार ज़्यादा इस टॉपिक को समझने के लिए। अब बात आती है पंचायती राज डिपार्टमेंट की। तो उनका अपना यूट्यूब चैनल है आरजीसी हिमाचल के नाम से। यहाँ पर आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश SRLM, तो यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। तो अगर आपने सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। अब देखिए, SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायती राज संस्थानों की क्या भूमिका है, इस पे बात करते हैं। अब देखिए, ये ISO सर्टिफाइड की बात हो रही है। आने वाले समय में हमारी पंचायतों की रैंकिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होंगी। 5 ग्रेड्स हैं। A+, यानी कि वो पंचायतें जिनकी स्कोरिंग 90% से ज़्यादा होगी उनको A+ मिलेगा, और 75 to 90% जिनकी ग्रेडिंग होगी उनको A मिलेगा। और B पंचायतें वो होंगी जिनकी ग्रेडिंग 60 से 75% की तरफ के अंदर होगी। इसी तरीके से C और D ग्रेडिंग की बात हो रही है। इसके लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो कहने का मतलब PDI के बेस पे, यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पे जो है वो पंचायतों की रैंकिंग और श्रेणियां रखी जाएंगी। इसको आसान सी भाषा में हम अगर समझना चाहें, जैसे मान लीजिए स्कूलों में पहले बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स आते थे, अब ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पंचायत C या D ग्रेड में आना पसंद करेगी। तो वो A+, A, B इन कैटेगरीज में आने के लिए उनको पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो क्रिटिकल गैप्स हमारे को मिशन अंत्योदय में मिलते थे, अब वो हमें आने वाले समय में PDI में मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, GPDP 2024-25 और 15वें वित्त आयोग के संबंध में कुछ आहर्ताएं हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। इनकी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि जिस विषय में ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है, यानी कि थीम्स उन्होंने अडॉप्ट करे हैं, तो जिस विषय में ग्राम पंचायतों ने संकल्प लिया है उस विषय की कम से कम 25% गतिविधियों को GPDP में शामिल करना होगा। तो एक तो ये चीज है। और 15वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त, यानी कि अगर आपने प्राप्त करनी है किसी पंचायत ने, तो 21-22 यानी कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष का 100% ऑडिट करवाना होगा, और इसे ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी संधारित करना अनिवार्य है। पंचायतों के द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2022-23 की ईयर बुक को बंद करवाना भी मैंडेटरी है। तो ये भी एक कंडीशन है जो आपको देखनी होगी। पंचायतों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त 15वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त का, यानी कि जो उनको पिछले फर्स्ट किश्त मिली है, उसका 50% खर्च करना अनिवार्य होगा। VPRP गतिविधियों को विभिन्न विषयों में अलग से मैप कर दिया गया है। तो जो भी ये पोर्टल है उसमें आपको ड्रॉप डाउन अलग से बटन देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा GPDP 2023-24 में लिए गए संकल्प और प्राथमिकता वाले विषयों को 2024-25 में GPDP में दोबारा ले सकते हैं। यानी कि पंचायतों ने जो थीम्स ऑप्ट करे हैं, अगर वो चाहें तो उन्हीं थीम्स को दोबारा वो ऑप्ट कर सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की वेबसाइट है। इसमें प्रोफाइल की बात हो रही है, हर एक पंचायत के प्रोफाइल की बात हो रही है, जिसे हर 6 महीने में अपडेट करना होगा। हम हिमाचल की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश है। इसमें देखिए 3615 पंचायतों में 3452 पंचायतों ने अपने प्रोफाइल को अपडेट करा है। हर 6 महीने में ये प्रोफाइल अपडेट होगा, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग है 95। और ये डाटा जो है वो कुछ दिन पहले का है, हो सकता है 100% के हम आसपास पहुंच गए हों। तो ध्यान दें कि प्रोफाइल को हर 6 महीने में अपडेट करना लाजमी है। अब सवाल आता है कि एक खुशहाल दुनिया बनाना एक जटिल और बहुआयामी प्रयास है, यानी कि एक खुशहाल दुनिया कैसे होगी, ये सवाल आता है। तो इसके लिए देखिए रोटी कपड़ा मकान, इसकी लड़ाई तो हमेशा होती रहती है। हम इन चीज़ों को, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये चीज़ मिल जाए तो हम ये सोचते हैं कि उसकी खुशहाल दुनिया हो गई। लेकिन आज की डेट में पैरामीटर्स कुछ अलग हैं। तो देखिए बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच सुनिश्चित करें, यानी कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं आज की डेट में, वो सभी के पास होनी चाहिए। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और कौशल विकास में निवेश करें, यानी कि वो सेक्टर पे निवेश करना है जहां पर एम्प्लॉयमेंट फटाफट जनरेट होती हो। स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, बहुत बढ़िया, हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने थीम्स को देखें तो सेकंड थीम जो है वो हेल्दी विलेज की ही बात करता है। सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा दें, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत में रहें, यही एंड है, यही असली जीवन है। एक दूसरे के काम आना बहुत जरूरी है। पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा करें, देखो क्लीन एंड ग्रीन विलेज तब होगा जब पर्यावरण के प्रति हम सचेत होंगे, अदरवाइज डिजास्टर हम देख चुके हैं। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दें। अब विदन कंट्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक देश का दूसरे देश के साथ भी अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी वर्ल्ड आपस में फ्रेंडली होगा। शुद्ध पानी पिएं, पानी आपको शुद्ध पीना चाहिए, शुद्ध पानी अवेलेबल होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। और हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी खुशहाल जीवन का पैरामीटर हो सकता है। अब देखिए कृतज्ञता पर जोर दें, ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए। टीम वर्क होता है, मिलजुल के काम करना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, सीनियर जूनियर ये बात की बात है। कोई भी हमें काम मिलता है, हमें उसको पहले सक्सेसफुली करना चाहिए। तो हमेशा हमें कृतज्ञता का जोर देना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। आशावाद बने, यानी कि पॉजिटिव, और तनाव कम। अगर हम कृतज्ञता पर जोर देंगे, आशावाद होंगे, तो ऑब्वियसली तनाव भी जीवन में कम होगा। आत्म जागरूकता, मेरे में क्या कमी है, उन कमियों को पूरा करें, खत्म करें उन कमियों को। स्पिरिचुअलिज्म पे भी जोर देना बहुत जरूरी है, तब जाके एक खुशहाल दुनिया की हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि एक खुशहाल दुनिया हासिल करना एक चल रही यात्रा है, एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं हो रही है, जिसमें व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों से निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है खुशियां प्राप्त करना। सकारात्मक भावनाओं को पोषण, कल्याण को बढ़ावा देना और एक अनुकूल वातावरण बनाने के द्वारा हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ सकते हैं जहां खुशी केवल एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक साझा अनुभव हो। यानी का मतलब पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए और हम कल्याण, विश्व कल्याण की बात करें। एक फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए ताकि एक दुनिया जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाए। कहने का मतलब यहाँ पर खुशी किसी एक व्यक्ति विशेष का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि एक साझा अनुभव है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं कि एक खुशहाल दुनिया कैसी होगी। अब आपको पता है, देखिए यूएनओ सबसे ऊपर, फिर उसके बाद संसद, फिर
राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद और स्थानीय, जब बात करते हैं स्थानीय निकाय की, तो शहरों में नगर परिषद और हमारे ग्रामीण परिवेश में ग्राम पंचायतों की यानी कि पंचायतों की बात होती है। तो जो पैरामीटर्स बने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, वो यूएनओ ने मिलजुल के बनाए हैं, पूरी कंट्रीज को स्टडी करा है, हमारा भारत किस स्टेज पे है वो सारा यहाँ से पता चलता है। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, यानी कि मिलेनियम विकास लक्ष्य थे, जो 8 लक्ष्यों को का एक समूह था। वो 8 ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने की बात करता था, जिन्हें सभी यूएन सदस्यों देशों द्वारा 2000 में अपनाया गया था। जिन्हें यूएन के जो सदस्य देश थे उन्होंने 2000 में अपनाया था। ध्यान दें कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आज की डेट है उसमें सबको ऑप्ट करना है, लेकिन पहले ऑप्शनल था। आप चाहो ऑप्ट कर लेंगे, आप चाहे ऑप्ट ना करें, जैसे आर्टिकल 40 में पंचायती राज आया, सेम वैसे ही। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, यानी कि अब आज की डेट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, जिन्हें 2015 में सभी यूएन सदस्यों देशों द्वारा अपनाया गया है। यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो पहले थे, जो 2000 में लॉन्च हुए थे, उसके 8 लक्ष्य थे, लेकिन जो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज की डेट में जो चल रहा है इसमें 17 वैश्विक लक्ष्य हैं और इन्हें 2015 में समस्त यूएन सदस्यों ने अपनाया है। आह्वान, इसका क्या काम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य सभी देशों के लिए एक आह्वान है कि वे एक साथ मिलकर एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए काम करें। यानी कि एक ऐसा काम करें ताकि एक प्रॉपर सभी के लिए खुशहाल दुनिया बन सके। और टिकाऊ मीन्स एक ऐसा काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं तो उसकी लाइफ होनी चाहिए। न्याय संगत दुनिया सभी के लिए उसमें समावेश होना चाहिए। ये लक्ष्य कठिन है लेकिन वे भी प्राप्त करने योग्य हैं। यानी कि जो लक्ष्य हैं कठिन है लेकिन उनको प्राप्त किया जा सकता है। सही नीतियों और निवेशों के साथ हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का अवसर मिले। यानी कि सही नीतियों का अगर समावेश होगा तो सही निवेश होगा तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का अवसर मिले। यूएन देशों को सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में समर्थन करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करता है इन यूएन देशों के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो उन्होंने बताए हैं उनको पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका है। यूएन देशों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यानी कि यूएन जो है वो विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में खुशियां कैसे आ सके, वो कौन से टारगेट्स हैं वो उन्होंने कुछ बताए हैं। उन टारगेट्स पर अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली एक हम क्वालिटी लाइफ पूरे के पूरे विश्व की हम आने वाले समय में देखेंगे। अब देखिए यूएन एसडीजी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी काम करता है। फॉर एग्जांपल यूएन शरणार्थी एजेंसीज हैं, और उसके बाद विश्व ये डब्ल्यूएचओ है, और उसके बाद ये देखिए यूएनईपी है, और उसके बाद यूएन खाद्य और कृषि संगठन यानी कि एफओ है। तो ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यूएनओ के जो एसडीजी के कामों को इम्प्लीमेंट करता है। अब सतत विकास लक्ष्य हैं क्या है? तो सक्सेस ऑफ एमडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे, तो एमडीजी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रहा। यानी कि एमडीजी को जो उनके 8 लक्ष्य थे उनको प्राप्त करने के लिए वो काफी हद तक सफल रहा। उदाहरण के लिए 1990 से 2015 के बीच अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या आधे से अधिक घट गई। हालांकि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स थे, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां प्रगति धीमी या असमान थी। यानी कि बहुत मतलब जैसे गरीबी में तो बहुत अच्छा काम करा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी थे जहां पर उन्होंने स्लोली काम करा और वो प्रॉपर हर जगह प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं थी।
उदाहरण के लिए 5 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या अधिक बनी रही। अब बात आती है सतत विकास लक्ष्य जो 2030 का जो एजेंडा है। 2015 में यूएन ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे को अपनाया, जिसमें सतत विकास लक्ष्य शामिल थे। 2030 एजेंडा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तुलना में अधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी है। यह स्वीकार करता है कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब क्या हुआ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो पैरामीटर्स थे वो कन्फाइन थे, नैरो थे, लेकिन जो सतत विकास लक्ष्य है जो आज की जिसकी बात हो रही है वो एक बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वाइड है, और उसकी अचीवमेंट्स जो उसने अचीव करना है वो भी बहुत सारी उसने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए यूएन के सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। अब चलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि एसडीजी की बेसिकली क्या है ये चीज हम देखते हैं। तो बेसिकली 17 गोल्स आप सबको पता चल गए। ग्रामीण परिवेश में चलेंगे तो यही 17 गोल्स जो हैं वो 9 थीम्स में मर्ज हो गए हैं 17 गोल्स ही हैं, लेकिन ये 9 थीम्स में इनको मर्ज कर दिया गया है ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। और उसके बाद 168 टारगेट हैं, और इन 168 टारगेट्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स को काम करना पड़ेगा। उनके डिफरेंट, जैसे मान लीजिए 577 को इंडिकेटर्स हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, तो डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के होंगे, तो वो अपना अपना टारगेट अचीव करेंगे हमारे से हेल्प लेके, और इस तरीके से हम फिर अपने अपने थीम्स को अचीव करेंगे। और 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि एसडीजी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो व्यापक इनकी योजना है, उसकी तरफ हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएं। अब देखिए, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 9 विषयों में स्थानीयकृत किया है। अगर हम पिछली स्लाइड देखें तो ये वो 9 थीम्स हैं। अब चले आते हैं ये 9 थीम्स क्या हैं। पहला थीम है पॉवर्टी फ्री विलेज, दूसरा है हेल्दी विलेज, तीसरा है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, और फोर्थ वन वाटर सफिशिएंट विलेज, पांचवा है क्लीन एंड ग्रीन विलेज, और उसके बाद छठा है विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मींस ऑफ सर्विस डिलीवरी, और उसके बाद सोशली सिक्योर्ड विलेज, और उसके बाद विलेज विद गुड गवर्नेंस, और उसके बाद वुमेन फ्रेंडली विलेज। तो ये कुछ 9 थीम्स है जिस पे पंचायती राज को काम करना है। अब स्थानीय सतत विकास लक्ष्य का जो पहला थीम है वो है गरीबी मुक्त गांव। अब सवाल आता है कि गरीबी मुक्त गांव कैसा होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी एक गरीबी मुक्त गांव वह है जहां हर किसी के पास उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, यानी कि बेसिक एमिनिटीज को पूरा करने के लिए उस गांव में पर्याप्त संसाधन है। हर वो चीज है जिससे वो अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। अब देखिए नेक्स्ट, एक विश्लेषण के अनुसार आजादी के बाद भारत में 250 से अधिक विभिन्न विकास योजनाएं ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों के विकास के लिए चलाई गई, जिसके तहत लाखों करोड़ों पैसे खर्च किए गए। लेकिन इसके बाद भी गांव के लोग अभी भी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ सके। सरकार अब भी असमंजस में है कि कैसे गरीबी को दूर किया जा सके। तो ये थीम नंबर 1 है जिसको हम गरीबी मुक्त गांव कहते हैं। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें जीपीडीपी के थ्रू, डिफरेंट स्कीम्स बनाएं, डिफरेंट प्लान्स बनाएं, तो वो गरीबी मुक्त गांव हो सकता है। देखिए, बागवानी, कृषि, पशुपालन और अन्य संबंध गतिविधियों में सुधार। बागवानी हिमाचल में, पशुपालन में कामधेनु एग्जाम्पल है बिलासपुर का। तो कहने का मतलब, अगर इन चीजों पे अगर हम फोकस करें, एचपी शिवा प्रोजेक्ट आपने सुना है, ठीक है, और टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है हमारे हिमाचल में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और उसके बाद देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनआरएलएम, एसआरएलएम, ये सारे जो हैं ये एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए मनरेगा, और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, यानी कि गरीबी मुक्त गांव तब भी होगा जब आपको, यानी कि जो ड्यू व्यक्ति हैं उनको पेंशन्स वेल इन टाइम मिलते रहें।
तो आपको इन चीज़ों को लेके या और आपको लगता है उन स्कीमों को ऐड करके आप गरीबी मुक्त गांव बना सकते हैं। अगर आपने ये थीम लिया है तो आप इन सेक्टर्स पर काम कर सकते हैं। अब देखिए ये एचपी शिवा स्कीम है, स्वीट ऑरेंज है। आप देखिए एक ड्राई एरिया है जहां पर एचपी शिवा स्कीम ने गांव की शक्ल बदल दी है। आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में। अब देखिए एचपी शिवा परियोजना जो है वो अभी लेटेस्ट ये न्यूज़पेपर है, $130 मिलियन देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके लिए एचपी शिवा परियोजना के लिए। तो प्लीज़ जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स के इसके एक्सपर्ट हैं इनको प्लीज़ आप अपने पास बुलाएं, उनके लेक्चर्स डिलीवर करें। और इसमें 12 बीघे के लैंड पे जो है एक सैंपल तो बगीचा लगता है। तो उसके बाद फिर लोगों की प्लीज़ जो एक्सपर्ट होगा आप उसको बुलाएं और इस योजना के बारे में पता करें। अब देखिए कांगड़ा में एक जगह है जखोटा। जखोटा में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा बगीचा। तो ये देखिए जखोटा में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बगीचा बनेगा, यानी कि ज्वालामुखी उपमंडल के तहत जखोटा पंचायत में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रतिनिधित्व ने अंतर्गत क्लस्टर के अधिकार, मतलब ये 200 हेक्टेयर भूमि पर ये बगीचा बन रहा है। तो जब हम एचपी शिवा के साथ कोलैबोरेशन करेंगे डेफिनेटली इस तरीके के उदाहरण जो है हमें अपनी पंचायतों में भी देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए सेल्फ ब्रांडिंग, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुल्लू की ये न्यूज़ है, उनके जो प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रहा है कौन? जायका। तो आपको पता होना चाहिए जायका कहाँ है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करता है। तो आप वहाँ पर एग्रीकल्चर में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है इसका नाम। तो प्लीज़ आप इन लोगों को भी आप डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स की मदद से बुला सकते हैं। अब देखिए उसके बाद ये डिफरेंट स्कीम्स हैं। अगर आप पानी जल शक्ति विभाग, हर घर नल का, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये यहाँ पर देखिए पात्र उम्मीदवार है, योजना का लाभ किसको मिलेगा, और ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा गया है। और मेजर प्लेसमेंट पार्टनर्स भी लिखे गए हैं। वर्धमान लाइफस्टाइल है ना, वर्धमान, ये याजिकी, तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिली है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसी, अगर हम यही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे डिप्लोमा, छोटे छोटे कोर्सेज करवा सकते हैं बच्चों को। और देखिए यहाँ पर साक्षी कौर करके जो है लड़की, ये फूड एंड बेवरेजेस में काम कर रही है। अब देखिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए। ये बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। प्लीज जो भी कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट्स के, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बीच में मैं वो वेबसाइट भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें अनाथ बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई, उनकी पढ़ाई, उनका घर, उनकी जॉब, ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो प्लीज आपको इन योजनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी से देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है आपके एरिया में। और उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत शाला मंडी, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें इन्होंने देखिए सामने विश्राम गृह बनाया है। मनरेगा पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे अपनी ही पंचायतों में, अपने ही हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए मनरेगा के तहत तैयार किया पहला रेस्ट हाउस, निर्माण पर 27 लाख खर्च, ग्राम पंचायत शाला को जाता है श्रेय। ये देखिए ये रेस्ट हाउस है और ये एक प्ले ग्राउंड है। ये शायद ग्राम पंचायत मुराग का फोटो है। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने ही हिमाचल में हमारे को बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अब देखिए ये देश की कॉर्पोरेट पंचायत, इनका संचालन करती है निजी कंपनी, रेजिडेंशियल सोसाइटी से सुपरमार्केट तक मौजूद। ये केरला का एग्जाम्पल है। हम अभी इस पे बात ना करते हुए हम अपनी ही पंचायतों की बात करते हैं। अगर हम ये चीजें भी अचीव कर जाएं तो हम डेफिनेटली इस चीज को भी अचीव
आने वाले समय में कर लेंगे। तो गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है आजीविका के अवसर पैदा करना, जैसे मैंने आपको बताया, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, मनरेगा वगैरह, शिक्षा और कौशल विकास, इस पे भी बात हो गई है। बुनियादी ढांचे का विकास, आपको लगता है सड़कें हैं, बिजली है, सिंचाई है, तो ये डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यानी कि पेंशन से रिलेटेड कार्यक्रम, अगर आप इनको लेके जीपीडीपी में अपनी एक्टिविटीज को शामिल करते हैं, अपने प्लान में शामिल करते हैं, तो डेफिनेटली गरीबी मुक्त गांव की तरफ आप मूव कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट थीम की बात आती है, स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज। ये कौन सा विलेज होगा? और स्वस्थ गांव सबसे जरूरी है। आज की डेट में हर एक बीमारी हमें सुनने को मिल रही है, वो उससे मर गया, वो उससे मर गया, तो स्वस्थ गांव होना बहुत जरूरी है। तो एक स्वस्थ गांव वह है जहां लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, यानी कि तीनों चीजें, शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटली, और सामाजिक रूप से यानी कि सोशली भी वो स्वस्थ रहते हैं। ऐसे गांव में स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक भोजन, उचित स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक पहुंच होती है। यानी कि इस गांव में जो भी रेजिडेंट रहते हैं, बाशिंदे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण मिलता है, स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलता है, पौष्टिक भोजन मिलता है, उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, और शिक्षा भी सभी को मिलती है। ना केवल आदमी की बात हो रही है, बल्कि इवन एनिमल्स को भी पानी पर्याप्त मिलता है। इन गांव में लोग सक्रिय जीवन शैली अपनाते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता अच्छी होती है, गुड क्वालिटी वो जीते हैं, तो वो स्वस्थ गांव होता है। आज की डेट में मोबाइल्स, 10 बाई 10 के कमरे में रहने का ट्रेंड और कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता वो स्वस्थ गांव का एग्जाम्पल है। तो देखिए, स्वस्थ गांव, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, पोषण से भरपूर भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, जीवन शैली में से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम, प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना, ये सब कुछ होगा तो स्वस्थ जीवन होगा। कहने का मतलब, पानी साफ मिले। अगर आपको लगता है कोई ऐसा पानी का स्रोत है जहां पर लोग पानी पीते हैं, आप उसमें एक्वागार्ड लगा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन शिमला में ऐसे एक्वागार्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो वो पानी के स्रोत को आप प्रॉपर फेंसिंग कर दें, कोई उसको गंदा ना करे। और खाना जो है आपका पौष्टिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उन डिपार्टमेंट्स के प्रोफेशनल्स को आप अपनी पंचायतों में बुलाएं और उनसे पूछें। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम, कैंसर कॉमन हो गया है, एनीमिक लेडीज हैं, तो फ्री कॉस्ट एक्टिविटीज, बीपी हर किसी को है ना, तो डायबिटिक हर एक व्यक्ति होने जा रहा है, तो आप फ्री कॉस्ट एक्टिविटीज में डॉक्टर्स को बुलाएं और अपने पंचायतों में इनके शिविर रखें। तो और जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके स्वास्थ्य का भी रिकॉर्ड पता होना चाहिए पंचायतों में। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बीमार आ रहा है। अब देखिए, वो जो मैंने आपको पीछे यहाँ पर मैं एक बार फिर से वापस जाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ क्या चीज है, स्वीट ऑरेंज। और इस तरीके की चीजें जब पैदा होंगी तो क्या होगा, अब देखना उसका असर। 1-2 साल में ही प्रोडक्शंस आ जाती हैं। और यहाँ पर देखना आप, ये देखिए, हृदय घात, कोलेस्ट्रॉल से बचाएगा रेड ब्लड और जाफा स्वीट संतरा। ये गोहर मंडी की न्यूज लगी है। तो कहने का मतलब, आप प्लांटेशंस भी कर रहे हो और उधर बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल रही है। अब देखिए, ग्राम पंचायतों ने बोलते ना, महादान, रक्तदान, शिविर,
ये फ्री कॉस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, पंचायतें कर रही हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत थानाधार में देखिए जिम देखिए आप, अगर ऐसी जिम हो, शहरों में तो पैसा देना पड़ता है, ऐसी जिम हो तो कौन शहर है। इसी तरीके से हमारे को हिमाचल प्रदेश यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे बारी बारी दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज जो भी इससे रिलेटेड ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट से, उनको बारी बारी बुलाएं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि जब आप हेल्दी विलेज की बात करते हैं तो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें बनाएं, ठीक है। अब बहुत सारी योजनाएं हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है, और इस तरीके से देखो आयुष है, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, स्वच्छ भारत मिशन है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। आप इन स्कीम्स को इन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो लाइन डिपार्टमेंट्स को बुलाएं, ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और जो भी पात्र व्यक्ति है फिर उनको आप उनको फायदा दे सकते हैं। अब नेक्स्ट थीम आता है बाल मित्र गांव, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। ये कौन सा होगा? ये एक ऐसा गांव है जहां बच्चों के सभी अधिकारों का सम्मान किया जाता है, यानी कि बच्चों के जितने भी राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे गांव में बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल वातावरण मिलता है, और उनके विकास के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब देखिए ये आज की डेट में जो बच्चे हैं वो मोबाइल, कंप्यूटर 10x10 के रूम में कन्फाइन हो गए हैं, उनके कोई दोस्त नहीं हैं, और आपको पता है फिर वो ड्रग्स में शामिल हो जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों के मिड डे मील की जांच करें, बाल स्वस्थ सुनिश्चित करें, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण दें, खेल मैदान बनवाएं, शिक्षा चेक करें, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, और भी हो सकते हैं। और हमारी पंचायतों में देखिए ग्राम पंचायत मुराग है, जिन्होंने ये ओपन प्लेग्राउंड जिम, ओपन जिम है, ओपन प्लेग्राउंड्स हैं, ये बनाए हैं। तब बच्चे जो हैं आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अदरवाइज वो पंचायतों की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे। ये हमारे मंडी का एग्जाम्पल है। बच्चे हमारे समाज में सबसे मूल्यवान सदस्य हैं, हम सब मानते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए चाइल्ड मैरिज ना हो, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रॉपर मिले, उनको चाइल्ड लेबर के रूप में इस्तेमाल नहीं उनका हो रहा हो, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने की ज़रूरत है। उनकी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही है। तो ये फ्री एक्टिविटीज़ भी आप अपने प्लान में ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए, आपको अवेयरनेस कैंप्स बनाने पड़ेंगे, आपको टीम्स बनानी पड़ेगी जो आने वाली इस लड़ाई से भी लड़े, क्योंकि जो यंग बच्चे होते हैं वो क्यूरियोसिटी में इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो उड़ता पंजाब, अब हम उड़ता हिमाचल नहीं देख सकते। तो प्लीज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ग्राउंड्स हैं वो ज़रूर बनाएं, अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, ताकि बच्चे हमारे सही बने, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य होते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एशियाड पदक विजेताओं को 15-15 लाख देने की तैयारी, जॉब भी मिली और देखिए पैसे भी मिले। तो इन्होंने अपने परिवार की पूरी कंडीशन ही चेंज कर दी। तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है बच्चों को। तो ये देखिए ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुकी है। खेल मैदान, स्कॉलरशिप, बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। बता सकते हैं स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, आपको क्या करना होगा, है ना। और खेल मैदान, इससे भी बात हुई है। और पार्टिसिपेशन, मिलजुल कर बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं।
मैंने क्या बनना है, आपने क्या बनना है, क्या पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं, कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ये सोशली उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जल पर्याप्त गांव। पानी से संबंधित आपको पता आने वाली लड़ाई, पानी की लड़ाई होने वाली है आने वाले समय में। तो एक जल पर्याप्त वो गांव होता है जहां पर डेली नीड्स का पानी जो है, स्वच्छ पेयजल पानी आसानी से मिलता है। ये गांव कई तरह के जल संरक्षण और जल प्रबंधन तकनीकों का भी उपयोग करता है, यानी कि पानी को कैसे सेव करना है वो उन चीजों पर भी काम करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे के पूरे साल उनको पर्याप्त पानी मिले। गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो लोअर हिमाचल है वहाँ पे पानी की समस्या है, लेकिन एक जल पर्याप्त गांव वहाँ पर होगा जहाँ पर डेली पानी मिलेगा, और वो जल संरक्षण वाले जो भी सोर्सेज है उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि पूरे के पूरे साल उनको और उनके पशुओं को पानी मिलता रहे। अब जल पर्याप्त गांव बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के कारण जल जनित बीमारियों के कम जोखिम, यानी कि अगर स्वच्छ पानी पीने को होगा तो ऑब्वियसली बीमारियां नहीं होंगी, स्वस्थ जीवन होगा। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी से फसलों की पैदावार और आजीविका में वृद्धि होगी, यानी कि अगर पानी प्रॉपर होगा तो सिंचाई इरिगेशन प्रॉपर होगी, फिर फसलें लहलहाएंगी और उससे पैदावार से लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए पानी में ड्रिप सिंचाई और पानी की बचत करने वाले उपकरणों जैसे जल संरक्षण उपायों को लागू करना, यानी कि हमारे को उन पानी के सोर्सेज को यूज करना चाहिए जिससे कम पानी खर्च होता हो और ज्यादा प्रोडक्शन होती हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है नलके से पाइप लगाई और वही हमने खेतों में लगा दी। संरक्षण और कुशल जल उपयोग पारिस्थितिक तंत्र और ताजे जल संसाधनों की रक्षा करता है, यानी कि टिकाऊ पर्यावरण की भी बात हो रही है। अगर हम सही पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण भी सही रहेगा। जल सुरक्षा स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करती है और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करती है। पानी का अगर हम सही उपयोग करेंगे तो लोगों की आर्थिकी भी विकसित होगी, लोगों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। पानी तक पहुंच मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब देखिए, घरों में कई कारणों से पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि खाना पकाना, पीने, बर्तन धोने, घर की साफ सफाई, स्नान करना, कपड़े धोने, व्यक्तित्व स्वच्छता और घर के चारों ओर पौधों को पानी देना। आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों, कृषि और संबंधित गतिविधियों, उद्योग और अन्य प्रतिष्ठानों में उपयोग के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के अंतिम मील वितरण में प्रमुख भूमिका ग्राम पंचायतों की है। चुनौती यह है कि प्रत्येक उद्देश्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त गुणवत्ता का पानी सुनिश्चित किया जाए, ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। यानी कि मतलब पानी मिले, सब चीज के लिए मिले, लेकिन पानी कैसा होना चाहिए? साफ। तो साफ पानी होने की यहाँ पर बात हो रही है। तो कैसे हो सकता है? नियमित अंतराल में पानी की जांच हो, और जो पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार हो, यानी कि जो हमारे पुराने पॉन्ड्स हैं पानी के हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, और सर्दियों के महीने में गंभीर जल संकट की समस्या से निपटना। उसके लिए क्या हमने अरेंजमेंट्स बनाई है, और भूमिगत जल संसाधनों में कमी आ रही है। तो इन चीजों के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमें भी अपनी, अगर हमने जल प्राप्त गांव लिया है तो प्लीज हमें इन चीजों पर भी काम, एक्टिविटीज शामिल करनी पड़ेगी। अब देखिए, ग्राम पंचायत सर की धार, यहाँ पर देखिए इन्होंने पॉन्ड बनाया है, तो उन्होंने पानी को यहाँ पर सेव करने का एक जरिया बनाया है। आरडी की स्कीम है, बहुत सारी पंचायतें कर रही हैं। ये एक लोकेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो हर घर जल, ये भी चला है सरकार की तरफ से। और नेक्स्ट है स्वच्छ और हरा भरा गांव, क्लीन एंड ग्रीन विलेज।
एक स्वच्छ और हरा भरा गांव वह गांव है जो स्वच्छ वातावरण, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। कौन सा साफ गांव, क्लीन एंड ग्रीन विलेज होगा? जहां पर वातावरण स्वच्छ होगा, हरियाली होगी और पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके प्रति जो है वो सजग होते हैं। ऐसे गांव में निवासी पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं और अपने गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी कि आपको साफ, जैसे मान लीजिए डस्टबिन है, प्लास्टिक वेस्ट है, आप उसी को प्रॉपर सिस्टम बना लें, उसको कैसे मैनेज करना है, तो वही एक एग्जांपल हो सकता है स्वच्छ और हरा भरा गांव। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं सड़कों के किनारे, तो ये भी एग्जांपल होते हैं। देखिए थीम 5 जो क्लीन एंड ग्रीन विलेज की बात करता है, स्वच्छ और हरा भरा गांव की बात करता है, उसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं। यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा का उपयोग, और उसके बाद वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधि पर ध्यान दें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को ना काटें। और उसके बाद सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए वुमेन और मेन के लिए। अगर ये कुछ चीजें आप एक्टिविटीज शामिल करते हैं तो ये स्वच्छ और हरा भरा गांव की एक्टिविटीज कहलाएंगी। और उसके बाद देखिए बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये भी उसी का उदाहरण है। और फॉलोइंग गुड हाइजेनिक एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, ये बहुत जरूरी है। हमें गुड हाइजेनिक और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। कचरा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो प्लीज वहाँ के प्रोफेशनल्स को बुलाएं और उनसे स्वच्छ भारत मिशन पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोविजंस है, उनके बारे में जानने की कोशिश करें और पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दें। और उसके बाद एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से भी प्रोफेशनल्स को बुलाकर उनसे एक्टिविटीज जो है एड ऑन, उनसे समझकर जो है वो इस सब्जेक्ट पर, इस थीम पर जो है एक्टिविटीज शामिल की जा सकती है। अब देखिए ग्राम पंचायत थानादार का फिर एक एग्जांपल, साफ सफाई को लेके उन्होंने गाड़ी को परचेज किया है। और एक एग्जांपल है कटरा में जो है कुछ चीज बनी है जिसको लेकर दिल्ली में चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक समवट बिल्डिंग बनी है जिसमें उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेके पेंटिंग करी है। तो ये चीजें हमारे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपए देगा विश्व बैंक। ये देखो हिमाचल की न्यूज है, ग्रीन एनर्जी पे 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट विश्व बैंक की तरफ से हिमाचल में आ रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये मंडी में एक ग्राम पंचायत है जो सोलर पे आई है। और उसके बाद देखिए ये हमारे टॉयलेट्स, देखिए ग्राम पंचायत चनौर करके कांगड़ा में है शायद ये। देखिए कितना सुंदर टॉयलेट इन्होंने बनाया है साफ सफाई के लिए। लेडीज कितनी हमारी जागरूक है। और उसके बाद क्लीन एंड ग्रीन विलेज लिखा है कि स्थानीय सरकार को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने और इस तरह के एक स्थायी दुनिया बनाने के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इस संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों और उसके स्थायी संकेतकों से संबंधित जागरूकता को समझा जाना चाहिए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश ने ई टैक्सी स्कीम लॉन्च कर दी है। सोलर एनर्जी, सोलर लाइट्स इंट्रोड्यूस करी गई है। तो आपको इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। ई टैक्सी खरीद के लिए ऋण पर बैंक गारंटी देगी सरकार। ये देखिए 500 ई टैक्सी के परमिट किए जाएंगे जारी। तो हम इस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें इन स्कीम्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब क्लीन एंड ग्रीन विलेज बनाने के लिए ये कुछ चीजें हैं, हम इस पे काम कर सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, रोड पे काम कर सकते हैं, सिविक एमिनिटीज पे काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी वगैरह काम कर सकते हैं। हमारा अगला थीम है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव।
ये ऐसा गांव होता है जो बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को अपने ही प्रयासों से प्रदान करने में सक्षम होता है। ऐसे गांवों में निवासी अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं होते हैं और उनके पास अपनी आय अर्जित करने के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट गांव होता है, ये बाहर के आउटर साइड के लिए आउटर साइड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इनके पास तकरीबन हर एक चीज़ होती है। उदाहरण के लिए मीन्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, अगर उनके पास बिल्डिंग है तो वो किराए पे देकर जो है वो आय अर्जित करते हैं। तो ये वो गांव है जो अपनी अधिकांश ज़रूरतों को स्वयं पूरा करता है। इसमें पानी हो गया, भोजन हो गया, ऊर्जा हो गया, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन जैसी बुनियादी ज़रूरतें शामिल हैं। तो मीन्स ऑफ सर्विस डिलीवरी यानी कि अगर आपके पास जल होगा, भोजन होगा, आवास होगा, खेल शिक्षा होगी, स्वास्थ्य सेवाएं होगी, परिवहन की चीज़ें होंगी, तो ये मीन्स ऑफ सर्विस डिलीवरी बन जाते हैं। कोई ऐसी पंचायत है जिसके पास दुकानें हैं, वो किराए पे देगी। बैंक को किराए पे दिया जा सकता है, सेब के बगीचों को किराए पे दिया जा सकता है और वहाँ से इनकम जनरेट की जा सकती है। ऐसी ऐसी पंचायतें हैं जिनके अपने शादी के हॉल हैं, तो वहाँ से ना केवल ये सर्विस डिलीवरी करते हैं बल्कि इनकम भी जनरेट करते हैं और इस तरह ये पंचायतें आत्मनिर्भर कहलाती हैं। तो अगर किसी पंचायत ने ये थीम ऑप्ट किया होगा तो आपको ऐसी एक्टिविटीज शामिल करनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में आप आत्मनिर्भर बन सके। जैसे स्थायी सामुदायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, सोलर पैनल से लैस कम्युनिटी भवन, प्राकृतिक हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज इसमें भी एड ऑन शामिल की जा सकती है। अब देखिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए हाट पंचायत है कुल्लू में, उनकी ये लाइब्रेरी है। चैल चौक में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिल रहा है और जिला मंडी में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर DPRC, ये देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऑफ सर्विस डिलीवरी है। नेक्स्ट थीम आता है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव यानी कि सोशली सिक्योर्ड विलेज। सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव वह गांव है जहां सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पूरी होती है। इन गांव में लोगों के पास रोजगार के अवसर भी होते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तो सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव कौन सा होता है, यानी कि उनके पास बेसिक कम्युनिटीज तो है ही हैं, लेकिन साथ में पेंशन, ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ी देर के लिए आजीविका, सुरक्षा और संरक्षण, यानी कि फॉर एग्जांपल उस गांव में अगर लेडीज रहती हैं तो वो सोशली सिक्योर्ड होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं। तो ये सोशली सिक्योर्ड विलेज का एग्जांपल है और ये थीम 7वां है। समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूक करना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता देनी होगी। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के बारे में जागरूक करना होगा और सामाजिक पेंशन योजनाओं में यानी कि पेंशन स्कीम्स के में जो भी पात्र व्यक्ति होंगे उनको भी शामिल करना होगा। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में बताया गया है, लेकिन आने वाले समय में हम इस पर भी काम करते चलते जाएंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन जहाँ लगता है जैसे प्रोवाइड आधार कार्ड्स टू फॉर ऑल, ये काम हो रहे हैं, तो इनमें से बहुत काम हम कर रहे हैं जिन पे अगर आप नहीं कर रहे हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं और उनको भी शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आता है सुशासन वाला गांव यानी कि गुड गवर्नेंस वाला गांव। ये वो गांव है जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी के सिद्धांतों के आधार पर गांव का प्रशासन किया जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिलजुल के काम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मिलजुल के काम किया जाता है। ऐसे गांव में निवासियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती हैं, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है और वे गांव के विकास में सक्रिय रूप में भाग ले सकते हैं। यानी कि जब ट्रांसपेरेंसी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिलजुल के काम करेंगे तो हर एक व्यक्ति जो है वो
एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा काम करने के लिए। तो गुड गवर्नेंस की क्या थीम 8 है, तो देखिए टीम वर्क होता है, टाइमलाइन यानी कि विद इन टाइम फ्रेम काम किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, और टेक्निकल चीज़ों का भी यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी पंचायतों ने फेसबुक बनाई है, और ट्रांसफॉर्मेशन, जब इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा तो ओब्वियसली पंचायत नई दिशा की तरफ बढ़ेगी। अब देखिए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा है, तो अगर आप नेट फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं अपनी पंचायत में, तो इट मीन्स आप गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हो। तो इंटरनेट के माध्यम से सेवा वितरण, नागरिक चार्टर की स्थापना, विवाद का त्वरित समाधान, त्वरित मीन इमीडिएट, और जवाबदेही और पारदर्शिता। ये देखिए ग्राम पंचायत शाला में ही एलमीरा है, जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनकी फाइल्स ओपन रखी जाती हैं और कोई भी उन फाइल्स को चेक कर सकता है। तो ये हमारे विदिन हिमाचल का ही एक उदाहरण है। अंतिम थीम जो है वो वुमेन फ्रेंडली विलेज है, यानी महिला हितैषी गांव। महिला हितैषी गांव वो गांव है जो महिलाओं के अधिकारों और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ऐसे गांव में महिलाओं को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिलता है। अगर किसी ने इन एक्टिविटीज को, इस थीम को शामिल किया है, तो देखिए यानी कि पंचायत के कामों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना, महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होती है, महिलाओं के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करें। जैसे मैं सोलर लाइट्स की बात कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहा हूँ। आप फ्री लो कॉस्ट एक्टिविटीज बना के टीम बना सकते हैं ताकि वो उनकी सुरक्षा करे। समूहों का गठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, बच्चियां स्कूल के लिए गांव से बाहर जाती हैं, तो अगर आप उनके लिए बस के आने जाने की भी व्यवस्था करें तो वो भी महिलाओं के अनुकूल गांव की ही बात हो रही है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे काम करने के लिए उनको रोजगार देना और अंधविश्वास दूर करना, समान काम के लिए समान वेतन, महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जोर, महिला साक्षरता सुनिश्चित करना। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको आप अपने इस थीम में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए कुछ एग्जांपल हैं और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। धन्यवाद।